Hello everyone, welcome to physics class. In this class, we are going to discuss about heating effect of electric current and electric power. So let's start. So, the production of heat in a conductor due to the flow of electric current through it is called heating effect of electric current. Okay? चलिए, so इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं. हम घर में अक्सर देखे होंगे एक बल्ब को कुछ देर चलाने के बाद जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कुछ देर बाद वो अपने आप गर्म हो जाता है ना. ये क्यों हुआ, चलिए इसी को समझेंगे आज. चलिए, सो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि एक मेटलिक कंडक्टर जो है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेटलिक कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहे मतलब ये रेंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन से, है ना. चलिए, तो अगर मैं सपोज ये कंडक्टर था, इसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. अगर मैं इसे किसी बैटरी से जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देगा उससे अगर कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा. अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे निकल कर, चार्जेस बोलना चाहिए, चार्जेस यहाँ से निकल कर लो पोटेंशियल में जाने की कोशिश करेंगे, है ना. तो जब ये मैंने इसे कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ से चार्जेस निकला और कंडक्टर के थ्रू फ्लो होना चालू हुआ. मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ वो क्या करेंगे, अब ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब अपने पोजीशन से भागना चालू करेंगे. तो डेफिनेटली ये स्मूथ ड्रिफ्ट नहीं होता. डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कोलाइड विथ एटम्स एंड और आयन्स प्रेजेंट इन दैट कंडक्टर. वहाँ पहले से ही अपने मेन पोजीशन पे जो एटम्स या आयन्स रखे हुए हैं उससे वो कोलाइड करेंगे. अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में थे, मतलब उनमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी. अब वो जैसे ही इनसे कोलाइड किए तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे. कितना लूज करेंगे, जितना वो एटम गेन करेगा, है ना. अब एटम ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, तो डेफिनेटली अब ये क्या होगा, ये भी वाइब्रेट होना चालू होगा. ठीक है, अपने मेन पोजीशन से ये वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा. और ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है. ओके, तो डेफिनेटली अब जब ये वाइब्रेट होना चालू हुआ मतलब आयन्स या एटम्स की एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. यही इंक्रीज एनर्जी है वो टेम्परेचर. द इंक्रीज इन दिस एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. यही जो एटम्स और आयन्स की एनर्जी जो इंक्रीज हुई वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. ठीक है, मतलब सीधा ये बोल सकता हूँ, जितना इन्होंने एनर्जी गेन किया था उसी पे किसी में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने हीट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे ये हीटिंग इफेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. तो चलिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L. It is connected with a battery which has a potential of V. Okay, now we know that potential difference, in earlier class we have studied potential difference is equals to work done per unit charge. ठीक है, so V is equals to W upon Q. now मुझे वर्क डन निकालना है. वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ ये डिवाइड में था, मैंने लेफ्ट में ट्रांसपोज किया तो वो मल्टीप्लाई में हो गया. सो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. एंड आई नो दैट आई क्या है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है. मुझे यहाँ चार्ज को रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा. तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम. सो मेरा वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम. In absence of any other external effect, this energy is spent into heating the conductor. Okay, जितना ये वर्क है ना, अगर सामने और कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लाइक सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ एक हीटर का केस लेता हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट चाहिए. तो उसमें जितना भी ये वर्क डन है, जितना भी वर्क डन इलेक्ट्रिक के थ्रू होने वाला है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो तो वो पूरा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में. सो हीट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम. ओके, सो यहाँ हमें हीट का एक फॉर्मूला मिल गया, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम. नाउ व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ दिस हीट. as we all know that
heat is a kind of energy and the SI unit of energy is joule. That's why इसका हीट का भी यहाँ SI यूनिट क्या हो गया, जूल. ओके. एक और चीज, वर्क डन, क्योंकि हीट वर्क डन के बराबर ही है, वर्क डन का SI यूनिट जूल, इस वजह से हीट का भी SI यूनिट जूल. ओके. चलिए अब इसके एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं. हम अब यूज करेंगे ओम्स लॉ को. In earlier class we have discussed about Ohm's law, where we have find that V is equals to I into R, potential difference is equals to current into resistance. So हमने अभी जो फॉर्मूला निकाला H is equals to V into IT, अब मैं क्या करूँगा, V को रिप्लेस कर दूंगा किससे, IR से. So V अगर रिप्लेस हो गया IR से तो I into I क्या हो गया, I स्क्वायर, R रह गया और T. सो H का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, I स्क्वायर R T. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ओके. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. चलिए, सो H मेरे पास आ गया I स्क्वायर R इंटू T. अब अगर मैं V को वहीं रहने दूँ, I को हटा दूँ, तो I के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. देखिए यहाँ से लेके आया, I को राइट में ही रहने दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड. सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. अब मैं क्या करूँगा, I की जगह V अपॉन R रख दूंगा, ठीक है, या फिर V की जगह, सॉरी I की जगह V अपॉन R यहाँ रख देते हैं. तो V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर, न्यूमरेटर में इंटू T था तो T, ये R देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में तो डेफिनेटली ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो H का एक और फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर इंटू T अपॉन R. ओके. चलिए, दिस रिलेशन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय जूल एंड इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला रिलेशन है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था किसने, जूल ने, इसीलिए इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं. ठीक है. नाउ इसका स्टेटमेंट देखते हैं. द हीट डेवलप्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट वेरीज डायरेक्टली एज एच, है ना, हीट डेवलप्ड, वो किस पे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो एच डेवलप, हीट डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली वेरी करता है किसके थ्रू, द स्क्वायर ऑफ करंट. H ये वाला हमारा इक्वेशन, ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ दिख ही रहा है H, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो H भी बढ़ जाएगा, I बढ़ गया तो H भी बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए डायरेक्टली बोला. ठीक है, करंट वेरीज डायरेक्टली है H I स्क्वायर R. ना टाइम ऑफ फ्लो, देखिए राइट हैंड साइड में टाइम भी बढ़ता जाएगा तो H भी बढ़ता जाएगा. सो सिंपल सी बात है, अगर I की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो H भी बढ़ता जाएगा, अगर R बढ़ा तो भी H बढ़ेगा, T बढ़ा तो भी H बढ़ेगा. ठीक है. सो हीटिंग इन सबके प्रोपोर्शनल है. ओके. चलिए, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रिकल हीटर्स का हमने एग्जांपल लिया था. ठीक है. इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर are some of home appliances that utilizes the heat effect of current. ओके. हम इसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट ही यूज करते हैं. क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो हमें किस में कन्वर्ट करके देता है, हमें आउटपुट देता है हीट एनर्जी के थ्रू. ओके. और इसी हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं. ओके. चलिए, इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता. ओके. चलिए, electric fuse. Fuses are connected in series in a circuit to protect the device from the heat developed by passage of excessive current. Okay. आप सब ने ये वाला लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए, ये चीज़ को कहीं ना कहीं घर में या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉप में कहीं ना कहीं देखा ही होगा. यही है इलेक्ट्रिक फ्यूज. ये क्या करता है, जैसे कि आपको एक बहुत आप इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और सडन उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से वो डैमेज, हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस डैमेज हो सकता है. तो ये चीज़ क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है. कैसे, ये जब ओवरहीट हो जाता है, आपने इस वाले को देखा होगा, इसमें एक पतला सा वायर रहता है, ये जब ओवरहीट हो जाता है तो ये जो फ्यूज़ है वो, हाँ, लिंक तोड़ देता है, ये वायर जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है. तो इसके वजह से क्या होता है, अब करंट क्या है, जैसे ही एक्स्ट्रा करंट फ्लो होना चालू है, ये ज़्यादा गर्म हो गया और ये टूट गया, अब क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आपका डिवाइस सेफ हो गया. ठीक है.
इट इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जब थोड़ा सा भी हीट गेन करे और वो मेल्ट हो जाए. ओके, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ करंट एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू. Lead and copper wire melts and burn out when the current increases above 5 एम्पियर and 35 एम्पियर. ठीक है, कॉपर वायर में 35 एम्पियर से ज़्यादा होता है तो वो मेल्ट हो जाता है. ओके, चलिए, इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये एक बार जब मेल्ट हो गया तो अब सीधा आपको रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, बस यही एक डिसएडवांटेज है. तो इसकी वजह से अब हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं. ये राइट साइड जो देख रहे हैं जिसे ट्रिपर भी कहते हैं. ठीक है, ये आपके घर में देखे होंगे. ये चीज़ हम अब इस फ्यूज़ की जगह यूज़ करते हैं. ओके, चलिए. सो इलेक्ट्रिक लैंप्स, सो पहले ही बताया इलेक्ट्रिक लैंप्स में भी इसका यूज़ होता है. ओके, हीटिंग इफेक्ट का. ओके, बल्ब में आपने देखा होगा ये टंगस्टन फिलामेंट रहता है. एक्चुअल में ये क्या होता है, ये जब करंट इससे फ्लो होता है तो ये हीट होना चालू होता है, उसकी वजह से आपको लाइट मिलती है बाहर. ओके, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट होती है, बाकी सब पूरा हीट में कन्वर्ट होके वेस्ट हो जाता है. ओके, तो ये बहुत बड़ा लॉस है. इसी वजह से आज हमारे पास एलईडीज ये सब आ रहे हैं, CFLs एलईडीज ये सब आते हैं. ओके ओके, और ये हीटिंग इफेक्ट का और हम यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग्स में, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग्स में, या डिस्चार्ज लेंस में यूज़ करते हैं. ओके, चलिए. सो एक एग्जांपल देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is connected to an electric source. If a current of 6 ampere flows through the heater, then find the amount of heat produced in 5 minutes. ओके, हमारे पास गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर. टाइम कितना दिया है, 5 मिनट्स. ओके, मुझे तुरंत यहाँ याद आया कि टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, तो मुझे इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में. सो टाइम 5 मिनट, I know that 1 minute is equals to 60 seconds, therefore 5 minute will be equal to 5 into 60 seconds, that is 300 seconds. Okay, अब हीट प्रोड्यूस हमें निकालना है. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. सो हीट प्रोड्यूस का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी. आई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 6 एम्पियर गिवन है. ओके, सो 6 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 5 दी हुई है इंटू टाइम कितना 300 सेकेंड्स. सो जब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है 54,000 जूल्स. हीट ऐसा यूनिट जूल. ठीक है, नेक्स्ट. फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर ऑफ 10 ohm व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 मिनट्स. ओके, सेम कंडीशन है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ohm, करंट है 5 एम्पियर, फिर से टाइम दिया है 5 मिनट. इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड्स में. ओके, चलिए. सो अगेन हमें हीट निकालना है, हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी फिर से वही फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू टी. हमारे पास I है 5, सो 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 10, टाइम है 5 मिनट्स, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, सेकेंड्स में. ठीक है, सो 5 इंटू 60 300, 5 स्क्वायर 25 इंटू 10. जब मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 75,000 जूल. इसे ही और क्या लिख सकता हूँ, 75 किलो जूल. मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, 3 टाइम्स 1000 दैट इज 1 K. ओके, किलो जूल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर. ओके, पावर का हमने डेफिनेशन 9th क्लास में ही पढ़ा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो सकता है डेफिनेशन. सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम सिंपल बात किए थे 9th में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क की बात कर रहे थे या एनर्जी की बात कर रहे थे. अब इलेक्ट्रिक में है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, it represents the rate at which the electric energy is converted into some of the other form of energy. Suppose आप कुछ हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, बल्ब का एग्जांपल लेते हैं. सो उसका पावर कैसे बताएंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है हमें लाइट देने के लिए. हमें ऑफ कोर्स बल्ब से क्या आउटपुट चाहिए, लाइट चाहिए.
तो उस लाइट को हमें प्रोवाइड करने के लिए वो कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, यही उसका पावर होगा। ठीक है, चलिए सपोज अ कंडक्टर आई flows through flows through a conductor of resistance R for a time t. The potential difference to the two ends of the conductor is V. The work done to move charge from across the end of the conductor is given by the equation. Leave it. We all know that work done will be equal to V into I into T. अभी हमने पिछली बार लिखा हुआ है। So हमें पावर का फॉर्मूला पता चल गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो गया, वी आई इंटू टी अपॉन टाइम। सो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी टाइम है, डिनोमिनेटर में भी, सो वन टाइम कैंसिल आउट, तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पी इज इक्वल टू वी इनटू आई। ओके, ये भी अभी बहुत काम आने वाला है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, इसी के और कुछ फॉर्म्स देखते हैं जैसे पहले देखे थे। ओके, उससे पहले एक चीज़ और, इसका ऐसा यूनिट। सो हमने 9th क्लास में देखा है कि पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, पावर इज इक्वल्स टू, ऑफकोर्स हमने देखा था V इंटू आई, वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, इंटू आई क्या था, करंट, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। सो 1 वॉट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में काम आएगा। ओके, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, सो अ लार्ज यूनिट ऑफ पावर विच इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इज किलोवाट। वॉट जो है, अगर ऑफकोर्स बड़े बड़े प्लांट्स और या बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में ये वॉट जो है बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो वहाँ यूज़ होता है किलो वॉट्स, या और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं। ओके, सो पावर का लार्जर यूनिट जो है वो है किलोवाट। सो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम बोथ इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज। सो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, जैसे हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ यूजेज। ओके, कितना इलेक्ट्रिक पावर यूज हो रहा है वो ये फैक्टर है। ओके, और कितनी देर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो। ठीक है, सो एक्चुअल में जो हम घर में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूजेज होता है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम ऑफ यूजेज। ठीक है, एक्चुअल में हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ किए उसकी SI यूनिट या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम, कितना पावर कितने टाइम के लिए यूज़ किया हमने। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल, सपोज घर में आपने 100 वॉट का एक बल्ब जलाया, कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आपने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ किया, कंज्यूम किया, वो कैसे पता चलेगा, पावर इंटू टाइम, 100 वॉट इंटू 2 आवर, सो दैट विल बी 200 वॉट आवर। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ किया आपने, 200 वॉट आवर। ओके, चलिए, सो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन वॉट आवर। ठीक है, इसे हम वॉट आवर, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वॉट आवर में मेजर करते हैं कि 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिक पावर इन्होंने यूज़ किया। ओके, इसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इसकी SI यूनिट हो गई, और इसका एक और ऐसा यूनिट होता है वॉट सेकेंड। हम अक्सर वॉट आवर ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, सो इसका भी एक लार्जर यूनिट होता है, इसका भी लार्जर यूनिट होता है किलो वॉट आवर। ओके, चलिए, सो 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है उसको देखते हैं। 1 किलो वॉट आवर मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 1000 वॉट, 1 किलो वॉट आवर का मतलब 1000 वॉट 1 घंटे में यूज़ हुआ है। ठीक है, 1 घंटे में 1000 वॉट यूज़ हुआ है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हुआ कितने देर के लिए, 1 आवर। मतलब सीधी सीधी बात है कि 1000 वॉट का कुछ आपने जलाया कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, वो किसके बराबर होगा, 1 किलो वॉट के। ओके, नेक्स्ट, ओके, वन मोर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ओके, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर करंट यूज़ कर रहा है, कितने वोल्टेज है, 220 वोल्टेज लाइन से। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स।
अब हमें दो चीज़ निकालनी है, पावर भी निकालना है और कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो भी निकालना है, ठीक है। सो हमें पावर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर। चलिए इसे वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, 220 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 1100 वाट। ओके, इससे मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1.1 किलो वाट। ओके, नाउ एनर्जी कंज्यूम। सो एनर्जी कंज्यूम मैंने अभी बताया, एनर्जी कंज्यूम मतलब पावर कितने समय के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला बन गया पावर इनटू टाइम। ओके, अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर, ठीक है। मैंने इसको दो तरीके से बताया था, एक तो आप वॉट आवर में निकाल सकते हैं या किलो वॉट आवर में निकाल सकते हैं या फिर वॉट सेकेंड, ठीक है, वॉट सेकेंड। ओके, एक और बात छूट गई थी, वॉट सेकेंड। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। वॉट क्या है, पावर। पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट जूल अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ जूल, ठीक है। सो चलिए इसे अब जूल में कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम विल बी पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास कितना है, हमें निकाल रखा है पावर 110 वाट। ओके, अब टाइम कितना लग रहा है, कितने देर के लिए हमने इसे यूज़ किया। सो टाइम इज 2 आवर्स। आवर्स ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने, सेकेंड्स में। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, दैट वाई 2 इंटू 60 इंटू 60 दैट विल बी इक्वल टू 7200 सेकेंड्स। सो माई एनर्जी कंज्यूम ई विल बी इक्वल टू 1100, ये पावर था, इंटू टाइम कितना है 7200, दैट इज इक्वल्स टू 7.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ओके, ये 10 रेज़ टू द पावर 6 क्यों लिखा, क्योंकि ये मुझे इजी था, फॉर शो कर रिप्रेजेंट करने में इजी रहता है, इसीलिए हम 10 रेज़ टू द पावर 6 कितनी बार 0 0 लिखेंगे, इससे अच्छा 10 रेज़ टू द पावर 6। ओके, तो इतना एनर्जी हमने यूटिलाइज किया। सो हमारा आंसर है पावर ऑफ द मोटर इज 1100 watt, energy consumed by the motor is 7.92 into 10 raised to the power 6 joules.